ये 60 प्लस काशिफ की वजह से उस क्लास में भी अब आके स्ट्रेंथ पूरी हुई थी एंड में, पता नहीं सोए हुए थे कि हाँ जी, उनकी क्लास 9:30 थी, वो 10 बजे आके उनकी स्ट्रेंथ हुई है 35, और अब जब लेक्चर खत्म होने लगा तो बाकी स्ट्रेंथ आई गई। अब में से हमारा लेक्चर रह गया, मैं हम घरों से हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटे कंफर्मेशन दीजिए, कैन यू लिसन मी क्लियरली? ओके, थैंक यू। अच्छा, मैं आप सबको अनम्यूट कर रही हूँ। मुझे ये तो बताइए कहाँ है बाकी स्टूडेंट्स, बाकी पार्टिसिपेंट्स किधर हैं? कोई क्लास तो नहीं मेरा ख्याल हो रही? नो मैम, क्लास कोई नहीं हो रही मैम। शायद बच्चों को पता ही नहीं होगा क्लास है 10:30 में। नहीं बेटा, yes, मेरा ख्याल है कि 3rd सैटरडे या 2nd सैटरडे है हमारी क्लास हो रही है, तो अब उनका वेट करें या स्टार्ट करना है? मैम स्टार्ट करें, स्टार्ट कर दें मैम। चलें ठीक है, फिर अल्लाह के स्पुर्द स्टार्ट करते हैं। चले बेटे, सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 निकालिएगा अपनी बुक्स में, पेज नंबर 123। बुक्स में पेज नंबर 123, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5। छोटा सा क्वेश्चन है, ये हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, बाकी स्टूडेंट्स का वेट भी हो जाएगा, फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। तो बेटे मैं स्टार्ट कर रही हूँ पेज नंबर 123 पे, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन टाइटल इज ट्रेडर्स एंड एंटरप्राइजेस। कहते हैं कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस एंड सजेस्ट एडजस्टमेंट्स इफ एनी। अगर कोई एडजस्टमेंट बनती है तो बताइए। टू करेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2016। पहला क्या है? ड्यू टू हैवी लॉसेस ड्यूरिंग द करंट ईयर, बहुत ज्यादा लॉसेस हुए, सो क्वालिटी ट्रेडर डिसाइड टू डिसकंटिन्यू इट्स ऑपरेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 August 2016। हमारा ईयर एंड हुआ 30 जून को, और साथ ही उन्होंने ये देखा है कि हैवी लॉसेस हैं, तो वो बिजनेस को बंद करेंगे, और कब बंद करेंगे? फाइनली 1 August से क्लोज हो जाएगा। However, QT's financial statement for the year ended 30th June 2016 were prepared using the same basis as last year. बेटे, do you remember the concept of going concern? बेटे, गोइंग कंसर्न में हमने ये बात डिस्कस की थी कि जब हम बिजनेस स्टार्ट लेते हैं, इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए स्टार्ट लेते हैं, नियर फ्यूचर में हमारा उसको क्लोज करने का कोई प्रोग्राम नहीं होता। हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है तो बिजनेस गोइंग ऑन रहेगा, और इसकी कंफर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं? अपनी बुक्स में, बैलेंस शीट में एसेट्स की वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। लेकिन इन केस जब कोई प्रॉब्लम हो जाता है और आप डिसाइड करते हो कि अपने बिजनेस को वाइंड अप कर दिया जाए, फिर हम अपनी बुक्स में एसेट्स की वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस पे नहीं करते, बल्कि जिस एस्टिमेटेड सेल प्राइस पे वो बिक सकते हैं, उस एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस या सेल प्राइस पे अपने एसेट्स की वैल्यूएशन करते हैं। तो हम यहाँ इन्हें सुजेस्ट करेंगे कि जनाब आपने बैलेंस शीट बनाते हुए वही वैल्यूज रूल्स फॉलो नहीं करने जो लास्ट ईयर में करने हैं, क्योंकि लास्ट ईयर में जब आपने स्टेटमेंट बनाई आपका क्लोज करने का कोई प्रोग्राम नहीं था। अंटिल दैट टाइम आपकी ऑर्गेनाइजेशन गोइंग कंसर्न थी। नाउ व्हेन यू हैव डिसाइडेड टू शट डाउन, टू क्लोज द बिजनेस, तो जब आपने ये डिसाइड कर लिया, अब आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं रहा। सो यू हैव टू पुट द मार्केट वैल्यूज इन योर बुक्स फॉर योर एसेट्स। ये जस्टिफिकेशन दोगे। पॉइंट नंबर 2, results of Shan Enterprises fluctuate widely from year to year.
अब क्योंकि उनके रिजल्ट्स ईयरली बेसिस पे वेरी कर रहे हैं, देयरफॉर एससी की मैनेजमेंट ने डिसाइड किया टू क्रिएट सर्टेन प्रोविजन इन द पीरियड्स ऑफ हायर प्रॉफिट्स एंड एडजस्ट दोस प्रोविजन इन द पीरियड ऑफ लेसर प्रॉफिट टू मेंटेन प्रॉफिट एट अ कंसिस्टेंट लेवल फ्रॉम ईयर टू ईयर। अब जनाब इनके बिजनेस के रिजल्ट्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं, किसी साल में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, किसी साल में कम प्रॉफिट होता है। अब इन्होंने कहा कि ये बात तो गलत है, जो फ्लक्चुएटिंग रिजल्ट का बिजनेस होता है उस पर जल्दी लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो जनाब इन्होंने ट्रस्ट गेन करने के लिए एक तरीका ये सोचा कि हम अपने स्टेक होल्डर का ट्रस्ट गेन करने के लिए काम करते हैं। जिन ईयर्स में हमें सुपर प्रॉफिट्स होगा, हम प्रोविजंस जो एक्सपेक्टेड लॉसेस की प्रोविजंस हैं वो ज्यादा क्रिएट कर लेते हैं ताकि नॉर्मल लेवल पे प्रॉफिट आ जाए, और जिन ईयर्स में प्रॉफिट कम है वहां पे प्रोविजन कम क्रिएट करते हैं ताकि एडवर्स सिचुएशन से, पोजीशन से या परफॉर्मेंस की पिक्चर से बचा जा सके। क्या ऐसा हमें स्टैंडर्ड्स अलाउ करते हैं? नो। स्टैंडर्ड्स क्या बोलते हैं कि जनाब बिजनेस आपके फाइनल अकाउंट्स वही पिक्चर प्रेजेंट करें आपके बिजनेस की जो एक्चुअल में आपके बिजनेस के रिजल्ट्स हैं, वही हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आना चाहिए। हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हमारी फाइनल अकाउंट्स, हमारी समरीज वही शो करें जो एक्चुअल में बिजनेस में हो रहा है। ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस हमारी बुक्स में शो होना चाहिए। अगर हम ऐसा कर रहे हैं, हम रॉन्ग पिक्चर अपने स्टेक होल्डर को शो कर रहे हैं, दैट इज प्रोहिबिटेड इन रूल्स। तो हमारे रूल्स में ये प्रोहिबिटेड है। अगर जनाब शान एंटरप्राइजेस की मैनेजमेंट ऐसा सोच रही है तो वो ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे तो ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन उनके बिजनेस की नहीं होगी, उनको लीगल ऑब्लिगेशंस फेस करनी होंगी। तो स्टैंडर्ड्स और रूल्स इस चीज की इजाजत नहीं देते। तो जनाब ये क्वेश्चन था प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 में, जस्ट हमने डिस्कशन करनी थी, अपने कॉन्सेप्ट्स की थोड़ी सी रिवीजन थी। लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका कैलकुलेशन बेस्ड है। इसमें देखो क्या है, एक क्वालिटी सर्विस है ऑर्गेनाइजेशन जिसने अपना काम स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2017 को, और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, टू प्रोवाइड वेरियस मेंटेनेंस सर्विसेज। और इनका काम क्या था, ये मेंटेनेंस की सर्विसेज टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रोवाइड कर रही है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, ना मैन्युफैक्चरर है, ना चीज बना रहे हैं, ना बेच रहे हैं, ना खरीद रहे हैं, ना बेच रहे हैं, सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं। और सर्विसेज के एंगेज में ये लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रेवेन्यू या फीस चार्ज करेंगे। समराइज्ड बैंक बुक ऑफ QS फॉर द क्वार्टर। क्वार्टर किसे कहते हैं जनाब, एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं। तो जनाब इन्होंने 1 अप्रैल 2017 को बिजनेस स्टार्ट किया है, और पहला क्वार्टर कब एंड होगा, अप्रैल, मई एंड जून। 30 जून को पहला क्वार्टर क्लोज होगा। सो पहले क्वार्टर के एंड तक 3 मंथ्स की इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। लेकिन इंफॉर्मेशन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से गिवन है, ये बैंक बुक है। बैंक बुक को अंडरलाइन कीजिए। बैंक बुक का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ इन 3 माह में कहां से कैश आ रहा है और कहां कैश जा रहा है, आपने बैंक में कितनी रिसीट्स थी और बैंक से कितनी पेमेंट्स हुई हैं, जस्ट वो इंफॉर्मेशन गिवन है। जबकि आप देखिए रिक्वायरमेंट क्या है, आपको इसमें करना क्या है। कहता है प्रिपेयर कीजिए ट्रायल बैलेंस फॉर द क्वार्टर एंडेड 30th June 2017 incorporating all the adjustments necessary for the accrual basis of accounting। अब देखो ये कॉन्सेप्ट्स पहले पढ़े हुए हैं, अब उनकी एप्लीकेशंस आ रही हैं तो बड़े अच्छे से आपको समझ आएंगी। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग 2 तरह के हमने डिस्कस किए थे, कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अगर बेटे मैं कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हुए ट्रायल बैलेंस बनाऊं तो सिर्फ और सिर्फ बैंक बुक में जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स, सिर्फ वो ट्रांजैक्शन जिनके इसमें पैसे आए हैं और गए हैं, उन सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन की बेस पे मैंने ट्रायल बैलेंस बनाना था। लेकिन उसने कहा है कि एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो कीजिए। एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में हम सिर्फ वो रेवेन्यूज रिकॉर्ड नहीं करते जिनके केस में हमने कैश रिसीव कर लिया हुआ है बैंक में या ऑफिस में, बल्कि वो रेवेन्यूज भी रिकॉर्ड करते हैं जो हमने अर्न कर लिए जिसके केस में अभी तक हमने पैसे रिसीव नहीं किए। मतलब हमने जनाब क्रेडिट सेल्स भी रिकॉर्ड करनी है एक्रूअल सिस्टम में और कैश सेल्स को भी रिकॉर्ड करना है। सेम इज फॉर एक्सपेंसेस।
कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में अगर मैं एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करूं तो सिर्फ मैंने पेमेंट्स वाली साइड पे से वो एक्सपेंसेस लेने जिनके इसमें पेमेंट हो चुकी, सिर्फ मैंने उनको रिकॉर्ड करना था और उनकी हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनाना था। बट ही इज सेइंग दैट कि आपको एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बनाना है, उसको ऑप्ट करना है, तो एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में वो ट्रांजैक्शंस भी लेनी है जिनके इसमें कैश ट्रांजैक्शंस हो चुकी, जो बैंक स्टेटमेंट में आ चुकी, उसके अलावा जितनी ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं क्रेडिट बेसिस की, वो भी सारी की सारी हमें अकाउंट फॉर करनी है। तो चलिए हम इन्हें अकाउंट फॉर करते हैं और साथ साथ इनकी डिस्कशन करते हैं। मेरे पास एक पेज पे ये कंप्लीट नहीं आएगा, 2 पेजेस में मेरा जाएगा, लेकिन वर्किंग में आपको जिस तरह करवाऊंगी आपने साथ साथ उसको मेरे साथ साथ सॉल्व करना है। तो जनाब एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है? एडिशनल इंफॉर्मेशन में देता है, अच्छा ऊपर हेडिंग दीजिए ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की हेडिंग दी है, तो पहले हम ट्रांजैक्शंस लेते हैं फ्रॉम बैंक बुक और उसके बाद उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन की एडजस्टमेंट करेंगे। तो बैंक बुक में देखिए जनाब, सबसे पहले आपके पास क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जनाब बैंक की रिसीट साइड पे 5 मिलियन लिखा हुआ है। 5,000 कॉमन लिया हुआ ना, तो हम भी कॉमन ही रहने देंगे, मिलियंस में नहीं बात करेंगे, 5,000 की बात करते हैं। ओपनिंग ऑफ अ बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ QS। QS क्या है? आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, आपके बिजनेस का नाम है, क्वालिटी सर्विस बाय इट्स ऑनर। ऑनर ने जनाब बिजनेस स्टार्ट किया, ऑनर बैंक में 5,000 लेकर आया। ऑनर जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो जनाब वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लेकर आता है। जो इन्वेस्टमेंट लेकर आता है बेटे, उसको हमने क्या नाम दिया है? कैपिटल का। तो इस ट्रांजैक्शन के एंगेज में 2 अकाउंट ओपन हो जाएंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में ना जर्नल बनाना है ना लेजर, डायरेक्टली हमें ट्रायल बैलेंस की तरफ जाना है। हमने पहला क्वेश्चन किया, उसमें जर्नल से लेजर्स और प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो किया। जर्नल से लेजर, लेजर से हम ट्रायल बैलेंस की तरफ मूव किए। फिर उसने हमारी प्रैक्टिस करवाई कि जनाब आप जर्नल को छोड़िए, डायरेक्टली लेजर्स में पोस्टिंग कीजिए और फिर लेजर्स की हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनाइए। अब जनाब हमें वो और ट्रिकी कर रहा है, वो और एक्सपर्टीज हमें दे रहा है कि डायरेक्टली ट्रांजैक्शन से डाटा ट्रायल बैलेंस में ले जाओ। डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे वो हमारे सामने प्रैक्टिस है। तो जनाब पहली ट्रांजैक्शन, ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, एक अकाउंट आएगा कैपिटल और दूसरा अकाउंट क्या है हमारे पास? बैंक। अब जनाब कैपिटल की अमाउंट कितनी है यहां लिखते हैं पैरेंथेसिस में 5,000। मैं डायरेक्टली आउटर कॉलम में ट्रायल बैलेंस में एज यू नो के 2 कॉलम्स होते हैं अमाउंट के, एक बेटे हमारे पास डेबिट कॉलम होता है और एक क्रेडिट। मैं उन कॉलम्स में अमाउंट्स को लेकर नहीं जा रही, इसलिए पॉसिबल है कैपिटल में कोई आगे फर्दर इंफॉर्मेशन हो, कोई फर्दर कैपिटल आ रहा हो, वो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कैपिटल की अमाउंट 5,000। जहां तक बात है बैंक की, तो जरा देखिएगा बैंक के में टोटल कितने पैसे आए, टोटल रिसीट्स कितनी थी वो भी टोटल दिया हुआ है, टोटल पेमेंट्स कितनी थी वो भी दी हुई है। तो जनाब रिसीट्स में से पेमेंट्स को माइनस करते हैं, देखते हैं कि इस वक्त मेरे बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं। बैंक में टोटल कितने पैसे आ रहे हैं जनाब? टोटल आए इस क्वार्टर में हमारे बैंक अकाउंट में 9,500 और उसमें से 5,150 हमने स्पेंड कर लिया। हमारे पास बैंक में पड़ा हुआ है 4,350। कैसे किया जनाब? 9,500 की टोटल रिसीट्स में से 5,150 माइनस किया, हमारे पास आया 4,350। अभी ये भी मैंने इनर कॉलम में रखा हुआ है क्योंकि इसमें ऑनवर्ड भी बैंक में कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। सेकेंड की तरफ चलते हैं, ट्रांजैक्शन की तरफ। परचेज ऑफ व्हीकल ऑन कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। आपने मोटर व्हीकल परचेज किया, तो जब व्हीकल परचेज करते हैं व्हीकल का अकाउंट ओपन हो जाएगा। व्हीकल का अकाउंट देखो मैंने ट्रायल बैलेंस में लिख दिया। व्हीकल कितने का परचेज कर रहे हैं? हमने परचेज किया है 1,200 का। 1,200 का दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? बैंक अकाउंट में। तो वो बैंक अकाउंट में उसने दे दिया हुआ है 1,200 पेमेंट्स में लिख रहा है बैंक की साइट पे, और ये 1,200 की पेमेंट 5,150 में शामिल है, मतलब हम इसका दूसरा इफेक्ट ले चुके।
ये जितनी भी बैंक स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं बेटे, उनका एक एक इफेक्ट बैंक अकाउंट में आ चुका हुआ है। हमने सिर्फ उनका दूसरा इफेक्ट यहाँ ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करना है। सप्लाईज, जब सर्विसेज रेंडर करते हैं तो बेटे मेंटेनेंस की सर्विसेज है, मुख्तलिफ छोटी छोटी चीजों की जरूरत पड़ती है, कहीं ऑयलिंग की जरूरत है। नोमान आपका क्वेश्चन है बेटे, वेट कीजिएगा। हेलो, बेटे अगेन रेज योर हैंड। ओके जी नोमान। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये जो सेकंड अकाउंट बैंक का बनाया है इसकी समझ नहीं लगी मैम, ये माइनस कैसे किया, ये थोड़ा देखो आपके सामने क्वेश्चन है। जी मैम। देखो बेटे उसमें टोटल रिसीट्स कितनी है, बैंक में टोटल कितने पैसे आ रहे हैं, रिसीट्स वाली साइड पे ऊपर हेडिंग दी हुई ना रिसीट्स, बैंक में टोटल पैसे आए 9500। ट्रायल बैलेंस में हमने हर चीज का क्लोजिंग बैलेंस लिखना होता है ना, तो आप देखो बैंक में 9500 पैसे आए हैं और 9500 में से 5150 हमने स्पेंड कर लिए, यूज कर लिए, पेमेंट्स हो गई। अब मेरे पास आफ्टर दीज ट्रांजैक्शन बैंक में कितने पैसे पड़े हुए वो मैंने माइनस करके उसका क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया। थैंक यू। यू वेलकम। अच्छा बेटे, आफ्टर देन सप्लाईज की हम बात कर रहे थे कि बेटे जब सप्लाईज सर्विसेज रेंडर करते हैं आप, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज रेंडर करते हो, आपको डिफरेंट टूल्स की, आपको फ्यूल की, आपको डिफरेंट केमिकल्स की जरूरत पड़ती है, हम उनको टोटल में सप्लाईज बोलते हैं। तो सप्लाईज कितनी परचेज की हैं, 650 की सप्लाईज परचेज की हैं। 650 का एक इफेक्ट बैंक में आ चुका, हमने दूसरा इफेक्ट लिख दिया। फिर मेंटेनेंस की सर्विसेज रेंडर की हैं और पैसे आए हैं, ये जनाब क्वालिटी सर्विसेज का रेवेन्यू है। मेंटेनेंस सर्विस रेवेन्यू, और कितना रेवेन्यू हमारे पास आया है जनाब 4500। उसके बाद नेक्स्ट में है कैश गिवन फॉर पैटी ऑफिस एक्सपेंसेस। पैटी ऑफिस एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेटे, हमारे पास जो ऑफिस में कैशियर होता है, हम बैंक से कुछ अमाउंट विड्रॉ करके उसे दे देते हैं बिजनेस के रूटीन के छोटे छोटे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। तो कैशियर को जो थोड़ी सी अमाउंट दे दी जाती है बिजनेस के माइनर से एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, डेली रूटीन के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, उसे पैटी कैश बोलते हैं। तो जनाब हमने बैंक से पैसे निकलवाए और कैशियर को दिए, उन पैसों के लिए जो अकाउंट ओपन किया जाता है दैट इज कॉल्ड पैटी कैश अकाउंट। कितने कैशियर को पैसे दिए हैं, बैंक से निकले हैं, बैंक में इसका इफेक्ट 300 का आ चुका, और यहां हमने पैटी कैश के नाम से ट्रायल बैलेंस में अकाउंट ओपन कर दिया। उसके बाद यूटिलिटी बिल्स हैं, नया अकाउंट। आपने यूटिलिटी बिल्स पे किए हैं, बिजली गैस टेलीफोन के, वो कितने पे कर दिए हुए हैं जनाब, हमने 250 पे कर दिए हुए। वेजेस एंड सैलरीज 1450। आफ्टर वेजेस एंड सैलरीज ऑनर के पर्सनल एक्सपेंसेस हैं बेटे, उससे ऑनर के पर्सनल एक्सपेंसेस को हमने टाइटल क्या दिया था, ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स की अमाउंट कितनी है, एक इफेक्ट उसका आ चुका बैंक अकाउंट में, दूसरा इफेक्ट हमने ड्राइंग्स के नाम से यहां लिख लिया 390। ऑफिस रेंट आपने पे किया, कितना पे किया जनाब, हमने पे किया 900, लेकिन उसके साथ एक एडजस्टमेंट वहीं दे रहा है, इस एडजस्टमेंट को हम यही अकाउंट फॉर कर लेते हैं। देखो मैं
किस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ट्रायल बैलेंस बना रही हूं मैं? 1 अप्रैल से लेकर 30 जून 2017 तक का ट्रायल बैलेंस बना रही हूँ। इसका मतलब है कि इन स्पेसिफिक 3 मंथ्स के एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यूज को मुझे लेना है। अब रेंट बिजनेस का एक्सपेंस है, आपने पे किया, हमने उसमें से सिर्फ 3 मंथ्स का एक्सपेंस लेना है, लेकिन हमने पे कितने मंथ्स का किया है? 9 मंथ्स का पे किया है। इसका मतलब है कि 6 मंथ्स का हमने एडवांस पे कर दिया हुआ है। और एडवांस एक्सपेंसेस को हम क्या बोलकर आए हैं, इसके बारे में क्या पढ़ा है? एडवांस एक्सपेंसेस को हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। और प्रीपेड एक्सपेंसेस हम एक्सपेंसेस में से माइनस करते हैं इसलिए क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस अभी इंकर्ड नहीं हुए होते, वो एडवांस एक्सपेंसेस हैं। जो एडवांस एक्सपेंसेस हैं बेटे वो हमारे लिए करंट एसेट्स होते हैं। इसलिए हम करते क्या हैं, जितने भी प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं और एक्रूड एक्सपेंसेस हैं उनको बाइफरकेट कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। अब मैं यहाँ कैसे करूंगी? देखो, मुझे 30 जून तक का एक्सपेंस लेना है, जस्ट 3 मंथ्स का एक्सपेंस यहाँ रहना चाहिए मेरे पास। 9 मंथ्स का आपने पे किया है, 909 मंथ्स का एक्सपेंस है। इसका मतलब है कि 1 मंथ का रेंट एक्सपेंस कितना बना? 100। तो जनाब 3 मंथ्स का 300 होना चाहिए। जो आपने 600 पे कर दिया हुआ है वो इस टाइम पीरियड को कवर अप नहीं कर रहा, वो आपने नेक्स्ट 6 मंथ्स का पे कर दिया हुआ है, वो एडवांस एक्सपेंस है, वो मैंने यहां से माइनस कर देना है। और माइनस कर देने के बाद नेक्स्ट पेज पे चलती हूँ, आपने इसका नया अकाउंट ओपन कर देना है। किस नाम से? प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से। क्यों? क्योंकि वो जो सिंपल रेंट अकाउंट है वो हमारा एक्सपेंस है, और जो प्रीपेड एक्सपेंस है ये बेटे हमारा एसेट है। एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर होते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस आपका बैलेंस शीट का पार्ट होते हैं। तो जनाब प्रीपेड एक्सपेंसेस को मैंने बैलेंस शीट में लेकर जाना है, इसलिए उसको सेपरेट कर लिया हुआ है। प्रीपेड एक्सपेंस की अमाउंट कितनी है? जो मैंने ऑफिस रेंट में से माइनस की है 600, ये मैंने यहाँ प्रीपेड एक्सपेंसेस में मेंशन कर दी। आफ्टर देन बैंक चार्जेस 10 के हैं, बैंक चार्जेस हैं, ये भी हमारा एक्सपेंस है, इसको सेपरेट से लिख लेते हैं। बैंक ने हमसे सर्विस चार्जेस लिए 10 के। एक इफेक्ट तो ये मैंने एक्सपेंसेस को बुक कर लिया, दूसरा इफेक्ट ये कि इसे बैंक में से माइनस होना चाहिए, तो उन्होंने बैंक में से माइनस किया हुआ है, बैंक में उसका दूसरा इफेक्ट लिया हुआ है। ये तो जनाब बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब ये जो डिटेल दी हुई है जनाब, 11 एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं, इन्हें हमें 1 by 1 डिस्कस करना है। On 1st April 2017, a machine costing 240,000 was purchased for business use. हमने जनाब मशीन खरीदी, एक एसेट नया हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट आया मशीन के नाम से। तो देखें मैंने नया अकाउंट ओपन कर दिया, ट्रायल बैलेंस में मशीन अकाउंट के नाम से कितने की परचेज की है? 240 की परचेज की है। 1000 क्योंकि हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे भी मैं कॉमन ले लूं। 240 से मशीन परचेज की, ओके जी। एक इफेक्ट तो ये कि मशीन में डेबिट होना चाहिए, मशीन के अकाउंट में आना चाहिए, दे दिया। दूसरा इफेक्ट इसका बैंक में जाना चाहिए अगर पेमेंट हो गई है। तो बैंक में तो कहीं इसका इफेक्ट नहीं आ रहा, कहीं पे भी देखो हमने मशीन खरीदी है, अगर पैसे दिए होते तो पेमेंट साइड पे 240 से मेरे पास मशीन का अकाउंट आ रहा होता, नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि बिजनेस के बैंक अकाउंट से हमने मशीन को नहीं खरीदा। क्या हमने इसे उधार खरीदा है? लेट्स चेक इट आफ्टर रीडिंग द कंप्लीट ट्रांजैक्शन। कहता है द ऑनर पेड द अमाउंट फ्रॉम हिज पर्सनल बैंक अकाउंट। ऑनर ने अपने पर्सनल अकाउंट में से 2,40,000 दिए हैं जिससे हमने मशीन खरीदी है। तो भाई फिर इसका दूसरा इफेक्ट आपके माइंड में फौरन से आ गया होगा कि जनाब अगर बिजनेस का कोई खर्चा ऑनर कर लेता है तो वो ऑनर का फर्दर कैपिटल कहलाएगा, वो उसके कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो एक इफेक्ट क्या है? मशीन में ऐड किया 240। दूसरा इफेक्ट क्या है कि बेटे कैपिटल में जाकर 240 को मैं ऐड कर दूंगी और कैपिटल का अकाउंट हम ऑलरेडी ओपन कर चुके, वहां पे जाके 5000 में 240 आप लोग ऐड कर दीजिए। तो
अब जो पहले वाली ट्रांजैक्शंस थी हमने उनका एक एक इफेक्ट लिया क्योंकि दूसरा इफेक्ट बैंक के अकाउंट में आ चुका था। अब मैंने जितनी इंफॉर्मेशन पढ़नी है इनके दोनों इफेक्ट्स, डबल इफेक्ट्स हमें लेने, दोनों इफेक्ट्स लेने। पॉइंट नंबर 2, supplies costing 8,50,000 were purchased during the quarter। कहता है कि सप्लाईज हमने इस क्वार्टर में जो टोटल खरीदी 8,50,000 की थी। हमने सप्लाईज का तो अकाउंट ऑलरेडी ओपन किया हुआ है 650 से। हमें बैंक स्टेटमेंट ने यह बताया कि सप्लाईज के अंगेंस्ट में 6,50,000 की पेमेंट हो चुकी। खरीदे हमने 8,50,000 की सप्लाईज है, पेमेंट की है हमने 6,50,000 की। इसका मतलब है कि 2 लाख की पेमेंट हमारी अभी पेएबल है। हमने चीजें खरीदी, अभी पैसे अदा नहीं किए, ये पेएबल है। और जो पेएबल होता है वो हमारी लायबिलिटी होती है। इस लायबिलिटी का अकाउंट अभी हमने ओपन नहीं किया। इस लायबिलिटी का अकाउंट देखो मैं ओपन करूंगी और इसके डबल इफेक्ट क्या दूंगी। हम जब उधार खरीदते हैं उसकी एंट्री क्या करते हैं, जो चीज खरीदी वो डेबिट, उसका बैलेंस डेबिट हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है इसलिए क्रेडिट हो जाएगी। तो मैं देखो क्या करूंगी, सप्लाईज का अकाउंट ऑलरेडी ओपन है 650 से, मैंने 200 यहां ऐड किया तो जनाब दूसरा इफेक्ट इसका 200 का क्या दिया, सप्लाईज खरीदी हैं, सप्लाईज का बैलेंस बढ़ा है इसलिए सप्लाईज में ऐड कर दिया। लेकिन क्योंकि उधार खरीदा है तो सप्लाईज पेएबल की लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो सप्लाईज पेएबल के नाम से मैं एक अकाउंट ओपन कर दूंगी 200। ओके जी, उसके बाद कहता है अनयूज्ड सप्लाईज at 30th June 2017 amounted to rupees 350। सप्लाईज मैंने टोटल परचेज कितनी की थी, मैंने खरीदी थी 8,50,000 की। उसमें से वो कहता है 3,50,000 की जो सप्लाईज हैं, आउट ऑफ 850 350 की सप्लाईज अभी हमारे पास पड़ी हुई है। तो माइनस करो तो इसका मतलब ये है कि 500 की सप्लाईज जो है वो हमने कंज्यूम कर ली हुई है। 500 की चीजें हमने इस्तेमाल कर ली हुई हैं। 500 की चीजें इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि इन सप्लाईज के एंगेज में मैंने बेनिफिट ले लिया हुआ है और वो रिसोर्सेज जिनके एंगेज में बेनिफिट लिया जा चुका होता है वो एक्सपेंस बन जाते हैं। और बेटे कीप इन माइंड कि हम सप्लाईज, स्टेशनरीज, ऐसे जो छोटे छोटे अकाउंट्स होते हैं इनमें क्या किया करते हैं, हम वही अमाउंट लिखते हैं ट्रायल बैलेंस में जितनी यूज हुई हो। अब वो कैसे मैं निकालूंगी, देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए ट्रायल बैलेंस के फर्स्ट पेज पे आओ, सप्लाईज 650 प्लस 200, 850 की सप्लाईज हमने खरीदी हैं। जो क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास सप्लाईज का पड़ा हुआ है 350 का, वो मैंने यहाँ से माइनस कर दूंगी 350 को, तो मेरे पास सप्लाईज की 500 की अमाउंट रह जाएगी जो कि सप्लाईज की अमाउंट मैं खर्च कर चुकी हूँ, सप्लाईज का एक्सपेंस आ जाएगा। अब जो 350 मैंने सप्लाईज में से माइनस किया है ये फ्यूचर में यूज होगा, फ्यूचर में मुझे बेनिफिट देगा। अब जो चीज फ्यूचर में यूज होगी आपको बेनिफिट देगी वो एसेट होता है। एसेट्स को और एक्सपेंसेस को हम सेपरेट रखते हैं। तो इसलिए मैंने क्या करना है, सप्लाईज के नाम से अकाउंट ओपन करना है, यहाँ सप्लाईज इन्वेंट्री। $350। तो क्या किया जनाब, क्वेश्चन में कहता है कि 350 की सप्लाईज का जो स्टॉक है वो हमारे पास पड़ा हुआ है। तो हमने क्या किया, जितनी सप्लाईज टोटल परचेज की थी 850 की, उनमें से 350 माइनस कर दिया क्योंकि ये फ्यूचर में यूज होना है। अब ये इन्वेंट्री बन गई हुई है, एसेट बन गया हुआ है, तो 350 मैंने सप्लाईज के एक्सपेंस में से माइनस किया और उसकी इन्वेंट्री बना दी। इन्वेंट्री का अकाउंट अलग से ओपन कर दिया। अब आगे क्या कहता है, पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स इंक्लूड्स रिफंडेबल डिपॉजिट्स ऑफ 20,000। बेटे कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं, बल्कि एक्सपेंसेस तो नहीं कहना चाहिए, एक्सपेंस तो वो चीज होती है जिनसे बेनिफिट ले लेते हैं, वो हमें वापस नहीं मिलता है, वो एक्सपायर हो जाती है कॉस्ट आपकी।
कुछ पेमेंट्स ऐसी होती हैं जो हमें वापस मिल जाती हैं। जैसे हम बात करें सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड जो फर्म्स होती हैं, बेटे ये जितना भी सेल्स टैक्स पे करती हैं इनको गवर्नमेंट से इसका रिफंड वापस मिल जाता है। इसी तरह आपने बेटे जो यूटिलिटी बिल्स होते हैं, जैसे आपने जब नई बिजली लगवाते हो, नया मीटर लगवाते हो, नया टेलीफोन का नया नंबर लेते हो, आप गैस का नया मीटर लगवाते हो, आपको कुछ एडवांस देना पड़ता है उन ऑर्गेनाइजेशंस को, तो वो एडवांस जो है वो आपके नाम का उनके पास डिपॉजिट रहता है, वो आपको वापस मिल जाता है। जब आप उनकी सर्विसेज को कट ऑफ करोगे, पीटीसीएल कट ऑफ करवाओ, जो एडवांस दिया होता है आपको वापस मिल जाता है। अब ऐसी अमाउंट जो आपने पे कर दी और आपको वापस मिल जाएगी, वो कभी भी एक्सपेंस का पार्ट नहीं होती। वो अमाउंट क्योंकि आपको वापस मिल जानी है, जो अमाउंट आपको वापस मिल जाएगी वो रिसीवेबल होती है। वो रिसीवेबल, और जो चीज रिसीवेबल होती है वो हमारा एसेट होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, रिसीवेबल वो अमाउंट जो आपको वापस मिल जानी है, जो रिफंडेबल होती हैं, वो रिसीवेबल होती हैं, वो एसेट्स होते हैं, हम उन्हें माइनस कर देते हैं। किस में से? जो टोटल पेमेंट्स हमने की होती हैं। देखो हमने बैंक अकाउंट में जाओ, यूटिलिटी बिल्स के केस में टोटल कितनी पेमेंट की हुई है? 250 की पेमेंट की हुई है। तो भाई 250 की पेमेंट जो की है, कहता है उसमें से 20,000 की अमाउंट ऐसी है जो आपको वापस मिल जानी है। तो जो वापस मिल जानी है वो एक्सपेंस का पार्ट नहीं होगी। वो 250 में से 20 को मैंने माइनस कर देना है और रिफंडेबल के नाम से अकाउंट अलग से ओपन कर देना है। रिफंडेबल एडवांसेस कितनी अमाउंट है? 20 थी, यस 20 की अमाउंट है। रिफंडेबल रिसीवेबल एडवांस का अकाउंट अलग से ओपन किया और इसे मैंने जाके यूटिलिटी के बिल्स में से माइनस कर देना है। कहां जनाब यूटिलिटी के बिल्स? ये 250, मैंने 20 इसमें से माइनस कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी बिल 45,000 for June 2017 was received in July 2017। ऐसे ही होता है ना, हम जनाब बिजली के बिल को सर्विसेज पहले लेते हैं, बिल नेक्स्ट मंथ में आता है। अब बिजली का बिल जून का था, 45,000 का बिल कब आया? जुलाई में। इसका मतलब है मैंने जून में पे तो नहीं किया। अब क्या करें? एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है। एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है? बेनिफिट कब लिया? जून में। तो एक्रूअल सिस्टम कहता है जिस मंथ में बेनिफिट लिया उस मंथ का ये एक्सपेंस रिकॉर्ड करो। भाई अभी तो पैसे नहीं दिए, सो व्हाट, पैसे नहीं दिए, बेनिफिट ले लिया, आपका एक्सपेंस भी हो जाएगा और ये ऐसा एक्सपेंस है जिसके केस में आपने पैसे देने हैं, ये पेएबल भी हो जाएगा। इसका डबल इफेक्ट दो, एक तो एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर लो, दूसरा कैसा एक्सपेंस है इसके केस में पेमेंट नहीं हुई, पेमेंट करना है, पेएबल है, लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड कर लो, इसके ये दो इफेक्ट्स रिकॉर्ड कर लो। ओके जी, तो भाई इलेक्ट्रिसिटी का 45,000 का बिल हम इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस में भी ऐड कर देंगे और पेबल के नाम से एक अकाउंट भी ओपन कर देंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी का बिल ऑलरेडी किस अकाउंट में शामिल था? उसने यूटिलिटी बिल्स के नाम से एक ही अकाउंट ओपन किया था, इसमें ही इलेक्ट्रिसिटी का बिल, इसी में गैस के एक्सपेंसेस, इसी में टेलीफोन के एक्सपेंसेस थे, तो वहां इसकी एंट्री करते हैं। तो जनाब 45,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल जून का था और क्योंकि जून हमारा करंट मंथ है, उसका ट्रायल बैलेंस हम बना रहे हैं, तो जून के एक्सपेंसेस में इसको ऐड होना चाहिए। तो यूटिलिटी बिल्स में मैंने 45 यहां जाके ऐड कर दिया। अब एक्सपेंस में तो ये ऐड हो गया, दूसरा इफेक्ट इसका क्या है? ये ऐसा एक्सपेंस है जिसके केस में पैसे नहीं दिए, तो इलेक्ट्रिसिटी पेएबल के नाम से मैंने लाइबिलिटी का अकाउंट ओपन कर दिया। अमाउंट वाज 45, तो 45 मैंने यहां लिख दिया। वाउचर्स ऑफ ₹2,50,000 फॉर पैटी ऑफिस एक्सपेंसेस। वाउचर्स बेटे ये इंटरनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं बिजनेस के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। इंटरनली जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं
हम उन ट्रांजैक्शन को एक पेपर पे, एक डॉक्यूमेंट पे लिखते हैं, उसकी तमाम डिटेल लिखते हैं, वो बेसिकली उस ट्रांजैक्शन का एविडेंस होता है और उस पे उस ट्रांजैक्शन की डिटेल गिवन होती है। तो वाउचर था 2,50,000 का, किस चीज के लिए? फॉर पैटी ऑफिस एक्सपेंसेस वर सबमिटेड ड्यूरिंग द क्वार्टर। आपको याद है बैंक के अकाउंट में हमने देखा था कि हमने पैटी कैशियर को कितने पैसे दिए थे? कैश गिवन टू द कैशियर हमने जनाब 300 दिया था। अब वो बता रहा है कि उसने 300 में से 3 लाख में से 2,50,000 खर्च कर लिए हुए हैं। खर्च कर लिए, बिजनेस के लिए खर्च किए, बिजनेस का एक्सपेंस हो गया। अब इसको रिकॉर्ड करें, भाई एक्सपेंस हो गया, पैटी कैश एक्सपेंसेस के नाम से मैं नया अकाउंट ओपन करूंगी। एक इफेक्ट तो इसका ये दूंगी, पैटी कैश एक्सपेंसेस के नाम से अकाउंट ओपन करेंगे 250 का। एक इफेक्ट ये हो गया। दूसरा इफेक्ट क्या होगा? पैटी कैशियर के पास 300 पड़े हुए थे, उसमें से 250 खर्च हो गए, तो जनाब उसके 300 में से जाकर 250 को माइनस कर दीजिए। 300 थे आपके पैटी कैशियर के पास, 250 उसने खर्च कर लिए, तो 250 उसके अकाउंट में से निकालिए, पैटी कैश के अकाउंट में से, और एक्सपेंस में डाल दीजिए। किस नाम का एक्सपेंस? पैटी कैश एक्सपेंसेस के नाम से, पैटी कैश एक्सपेंसेस के नाम से। वेजेस एंड सैलरीज इंक्लूड पेमेंट ऑफ, अब वेजेस एंड सैलरीज की एडजस्टमेंट आ गई हुई है। वेजेस एंड सैलरीज इंक्लूड पेमेंट ऑफ supervisor salary for July 2017 amounting to rupees 1,50,000। कहता वेजेस एंड सैलरीज में 1,50,000 की 150 की ऐसी अमाउंट शामिल है जो बेसिकली सुपरवाइजर की सैलरी है। किस मंथ की? जुलाई की। क्या हमारे स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हम जुलाई को कवर अप करें? नो, मुझे तो ट्रायल बैलेंस बनाना है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो जून के मंथ में, इस क्वार्टर में आपने सुपरवाइजर को 150 दे दिया, लेकिन वो जुलाई में उससे सर्विसेज लेनी थी। इसका मतलब है ये तो इस टाइम पीरियड का एक्सपेंस नहीं है, ये तो एडवांस दे दिया आपने सुपरवाइजर को। अब जो एडवांसेस हैं वो दिस मंथ के एक्सपेंसेस नहीं है, दिस क्वार्टर के एक्सपेंसेस नहीं है, वो नेक्स्ट क्वार्टर के एक्सपेंसेस हैं। क्या करेंगे? क्योंकि वो दिस क्वार्टर के एक्सपेंसेस नहीं है तो यहां से माइनस कर देंगे, नेक्स्ट क्वार्टर में जाके इसे ऐड करेंगे। तो दिस क्वार्टर में सैलरीज एंड वेजेस की टोटल अमाउंट हमने कितनी लिखी है? जो पे कर दी हुई थी वो 1450 है। इसमें से कहता है 150 की अमाउंट सुपरवाइजर को आपने ऐसी अदा की है जो जुलाई से रिलेट कर रही थी, दिस क्वार्टर से रिलेट नहीं कर रही थी, इसलिए हमने दिस क्वार्टर के ट्रायल बैलेंस की अमाउंट में से वेजेस एंड सैलरीज के एक्सपेंस में से माइनस कर दी। 150 यहां से माइनस किया। अब इसका दूसरा इफेक्ट क्या देंगे? देखो, वेजेस एंड सैलरीज के अकाउंट में मैंने 150 माइनस किया है। दूसरा इफेक्ट मैंने इसका क्या देना है? ये क्योंकि एडवांस सैलरी है तो एडवांस सैलरी के नाम से अकाउंट ओपन कर दिया, और जो एडवांस एक्सपेंसेस होते हैं बेटे वो हमारे करंट एसेट्स होते हैं। ये लीजिए 150। बैंक एडवाइस of 5,000 dated 30th June 2017 for bank charges was received on 4th July 2017। बैंक से एडवाइस आई है, बैंक ने हमसे मजीद सर्विस चार्जेस लिए हैं। कितने के? 5,000 के। वो जून के मंथ से रिलेट कर रहे थे, लेकिन हमें एडवाइस कब आई है, हमें वहां से कंफर्मेशन कब आई है, वहां से नोट कब आया है? 4th जुलाई को। अब जनाब 4th जुलाई को नोट आया है, इसका मतलब यह है कि बैंक ने ये सर्विस चार्जेस जुलाई में जाकर डिडक्ट किए हैं। अभी ये हमारे सर्विस चार्जेस तो हैं क्योंकि करंट मंथ से रिलेट कर रहे हैं, जून से रिलेट कर रहे हैं, ये हमारा एक्सपेंस है इस क्वार्टर का, तो इसको बुक करेंगे। लेकिन इसकी पेमेंट बाद में जाकर हुई है, जून में पेमेंट नहीं हुई। इसका मतलब ये जून में पेएबल थे। तो इसके दो इफेक्ट्स क्या रिकॉर्ड होंगे? बैंक चार्जेस हमारा करंट क्वार्टर का एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन ये कैसा एक्सपेंस है जो जून में पे नहीं हुआ था, जुलाई में पे हुआ,
जून में ये पेएबल था, तो इसका दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी पेएबल के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। तो मैंने क्या किया, बैंक चार्जेस का अकाउंट ऑलरेडी ओपन है, वहां पे जाकर यहाँ कहीं ओपन किया हुआ था हमने बैंक चार्जेस का अकाउंट। यस, बैंक चार्जेस का अकाउंट इस पेज पे ओपन है, वहां जाके इस अमाउंट को ऐड कर दूंगी। 3 मंथ्स है ना, तो 10 के बैंक चार्जेस हम ऑलरेडी पे कर चुके, इसका मतलब है कि वो हमसे हर महीने 5 के बैंक चार्जेस दे रहा है, 3 मंथ्स का 15 हो गया। 2 माह का बैंक चार्जेस हम पे कर चुके थे, जून के मंथ के 5 के जो बैंक चार्जेस थे वो क्योंकि हमारा करंट क्वार्टर का एक्सपेंस था तो एक्सपेंसेस में ऐड किया, लेकिन इसकी पेमेंट नहीं हुई जून के एंड में, तो ये बैंक चार्जेस पेएबल के नाम से अकाउंट ओपन हो जाएगा। बैंक चार्जेस पेएबल के नाम से ये 5। नेक्स्ट में है बेटे मेंटेनेंस सर्विसेज फॉर 700,000। मेंटेनेंस सर्विसेज हम रेंडर करें तो उससे रेवेन्यू हमें मिल रहा है, और मेंटेनेंस सर्विस रेवेन्यू का अकाउंट ऑलरेडी हम ओपन कर चुके हैं। उससे रेलेवेंट एक एडजस्टमेंट है, क्या है, मेंटेनेंस सर्विसेज फॉर 700,000 हैव बीन रेंडर्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर। सर्विसेज रेंडर हो गई इस क्वार्टर में 7 लाख की। एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहता है जब आपने सर्विसेज रेंडर कर दी आपका रेवेन्यू अर्न हो गया, और जब रेवेन्यू अर्न हो गया आपने इस रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है, चाहे आपको पेमेंट आ गई या नहीं आई। तो 7 लाख की सर्विसेज हमने रेंडर कर दी हुई है, ये हमारा रेवेन्यू अंडर एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हमारा रेवेन्यू हो चुका है, इसलिए हमें इसे रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है। बट द अमाउंट ड्यू हैज नॉट येट बीन रिसीव्ड, लेकिन इस रेवेन्यू के अंगेंस्ट में अभी तक हमें पैसे नहीं आए, तो इसका मतलब आ जाएंगे। जो पैसे नहीं आए आने हैं, रेवेन्यू के अंगेंस्ट में जब पैसे आने होते हैं तो बेटे कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, रिसीवेबल अकाउंट ओपन करते हैं। तो मैंने क्या करना है, 700 रेवेन्यू में ऐड कर देना है, और रेवेन्यू का अकाउंट हम फर्स्ट पेज पे ओपन करके आए हैं। यस, देखो मेंटेनेंस सर्विस रेवेन्यू का अकाउंट 4500 से ऑलरेडी ओपन है, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे 700 ऐड कर देना है। रेवेन्यू में ऐड कर दिया, लेकिन ये रेवेन्यू मेरे लिए रिसीवेबल है, तो जनाब रिसीवेबल के नाम से यहाँ एक नया अकाउंट रिसीवेबल है, मेंटेनेंस रेवेन्यू। Amount was 700. Maintenance services against collection of ₹1250 will be rendered in the next quarter. कहता है जो आपने मेंटेनेंस सर्विसेज के टोटल 4500 रिसीव कर लिए हुए थे, उनमें से 1250 की अमाउंट ऐसी है जो अमाउंट तो आपने कलेक्ट कर ली, लेकिन सर्विसेज नेक्स्ट क्वार्टर में रेंडर करोगे। अब सर्विसेज क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर में रेंडर होंगी तो ये रेवेन्यू भी नेक्स्ट क्वार्टर को होना चाहिए, दिस क्वार्टर का नहीं होना चाहिए। सो क्या करना चाहिए, दिस क्वार्टर के रेवेन्यू में से इसको माइनस कर देते हैं। 1250 दिस क्वार्टर के रेवेन्यू में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये जनाब इस क्वार्टर का हमारा रेवेन्यू नहीं बनता। तो देखो मैंने 4500 में 700 ऐड किया था, क्योंकि ये इस क्वार्टर का रेवेन्यू था। जो इस क्वार्टर का नहीं है वो हम यहां से माइनस कर देते हैं, और वो अमाउंट बता रहा है हमें 1250। 1250 मैंने यहां से माइनस किया। इसका नेक्स्ट इफेक्ट मुझे क्या देना है, ये एडवांस रेवेन्यू है, और जो एडवांस रेवेन्यू होता है वो लायबिलिटी होती है। तो एडवांस रेवेन्यू के नाम से मैंने अकाउंट ओपन कर दिया 1250 से। लास्ट एडजस्टमेंट, QS has adopted the policy of charging depreciation on fixed assets at the rate of 20% per annum on straight line basis. Depreciation is to be charged from the month the assets are available for use. अब ये depreciation की बातें उसने यहाँ बता दी। Anyhow जनाब,
हमें क्या करना है, अपने फिक्स एसेट्स पे 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। अब 20% डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, कॉस्ट का 20% ले लें। ओके जी, अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, इसका अकाउंट ऑलरेडी ओपन नहीं है, मैं यहाँ अकाउंट ओपन कर रही हूँ। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नॉन करंट एसेट्स पे लेते हैं और हमारे इस क्वेश्चन में अब तक 2 नॉन करंट एसेट्स आ चुके हैं, एक व्हीकल है और दूसरा हमारे पास आई थी जनाब मशीन। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ व्हीकल and depreciation expense of machine. अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में कैलकुलेट कैसे करूंगी, देखिए व्हीकल हमने कितने का खरीदा था, बैंक डिटेल में उसने दिया हुआ है 1200 का खरीदा था व्हीकल। 1200 उसकी बेटे कॉस्ट थी, टाइप करो कैलकुलेटर पे, इसका कितने परसेंट डेप्रिशिएट करना है, 20%। 20% लो, आपके पास आता है 240। बेटे 20% के साथ उसने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है लास्ट एडजस्टमेंट में, जहां उसने 20% लिखा हुआ है, वहां लिखता है पर एनम। इसका मतलब ये तो पूरे साल का रेट है। अगर मैं 1200 का 20% ले रही हूं तो 240 मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा है फॉर द ईयर। लेकिन यहाँ पे मैं जो ट्रायल बैलेंस बना रही हूँ, यहाँ पे मुझे जितने भी एक्सपेंसेस लेने हैं वो एक क्वार्टर के लिए, क्योंकि मैं ट्रायल बैलेंस बना रही हूँ तो मुझे एक क्वार्टर का मतलब है कि 3 मंथ्स के एक्सपेंसेस लेने। अब मैं 3 मंथ का एक्सपेंस कैसे लूंगी, पहले पूरे साल का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस ले लिया, 1200 का लिया, 20% मेरे पास आता है 240। अब ये पूरे साल का है, पूरे साल का मतलब है ये 12 मंथ्स का है, 12 से डिवाइड करूंगी 1 मंथ का आएगा। जितने मंथ्स का फाइंड आउट करना है 3 मंथ्स का, जितने मंथ्स का फाइंड आउट करना है उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक क्वार्टर का एक्सपेंस आएगा। देखिए व्हीकल की कॉस्ट 1200, इसका 20% लिया, 20% लेने के बाद लेने के बाद 3/12 कर दिया, सो दैट मेरे पास 3 मंथ्स का एक्सपेंस आ जाए। इसी तरह आपको करना है जनाब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर मशीन फाइंड आउट करना है। अच्छा यहाँ पे एक चीज थी, उसने कहा कि जितने मंथ एसेट यूज हुआ उतने मंथ्स की निकालनी है। व्हीकल हम कब खरीद रहे हैं, वो क्वेश्चन में बता रहा है, व्हीकल हम खरीद रहे हैं ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, जब बिजनेस शुरू हुआ। बिजनेस शुरू कब हुआ, 1 अप्रैल को, जब भी खरीद लिया। 1 अप्रैल को खरीदने का मतलब है कि जनाब हमने अप्रैल, मई, जून तीनों माह में यूज किया है तो तीनों मंथ्स की डेप्रिसिएशन होगी। सेम जब मशीन की तरफ जाना है उसमें भी हम देखेंगे कि कब खरीदा, कितना यूज हुआ, जितने मंथ्स यूज हुआ होगा हमें उतने मंथ्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो मशीन का एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 0.1 था, वहां जाके कहता है कि हमने 1 अप्रैल को ही जो है 1 अप्रैल मशीन कॉस्टिंग 2,40,000 की हमने परचेज कर ली हुई थी। तो जनाब 1 अप्रैल को परचेज करने का मतलब ये है कि हमने इसको भी अप्रैल, मई और जून तीनों मंथ में यूज किया है, इसकी भी 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन होगी। तो इसकी भी 3 मंथ्स की कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट 240, इसका लेंगे जनाब 20% और फिर इसका 3/12। कितनी कॉस्ट आती है, 1200 का 20% लिया इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, ये बेटे आता है मेरे पास 60। 240 का 20% इंटू 3/12 दिया, ये हमारे पास आता है 12। तो जनाब व्हीकल्स और मशीन के केस में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने फाइंड आउट कर लिया, एक इफेक्ट ले लिया। दूसरा इफेक्ट इसका क्या लें बेटे, हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का दूसरा इफेक्ट ये लेते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से एक अकाउंट ओपन करते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये एक प्रोविजन का अकाउंट होता है, इसमें हम जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ईच ईयर के ईच क्वार्टर के होते हैं इसमें एड अप करते चले जाते हैं। तो जनाब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट के नाम से मैंने अकाउंट ओपन करना है। ये अकाउंट व्हीकल के लिए भी ओपन होगा और ये अकाउंट मशीन के लिए भी ओपन होगा।
accumulated depreciation account for machine। दूसरा इफेक्ट इनका यहां जाएगा। तो देखिए हमने जनाब सबके इफेक्ट्स ले लिए, तमाम चीजों को अकाउंट फॉर कर लिया। अब हम अपने फाइनल ट्रायल बैलेंस की अमाउंट की तरफ चलते हैं। मेरे पास तो ट्रायल बैलेंस ने 3 पेजेस की स्पेस दी है मार्जिन, तो चलिए फर्स्ट पेज से इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। जनाब फर्स्ट पेज पे देखिए 5000 प्लस 240, ये मेरे पास आता है 5240। अब आप बताइए जनाब डेबिट होना चाहिए या कैपिटल को क्रेडिट साइड पे आना चाहिए? नॉर्मल बिहेवियर पे डिपेंड करेगा। अकाउंट्स के 5 एलिमेंट्स, एसेट्स और एक्सपेंसेस आपके ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे आएंगे। रेवेन्यूज, कैपिटल और लायबिलिटीज आपके ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे आनी चाहिए। अब कैपिटल का बिहेवियर क्योंकि क्रेडिट होता है, तो ये इसलिए आपके कैपिटल जो है ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे आएगा 5240। बैंक की तरफ चलें तो बैंक में क्या है जनाब 4350 हमारे पास आ रहा है। बैंक हमारा एसेट है, इसलिए इसको डेबिट साइड पे आना चाहिए 4350। व्हीकल आपका एसेट है, नॉन करंट एसेट है, ये भी डेबिट साइड पे आना चाहिए 1200 है। सप्लाईज ये आपका एक्सपेंस है, इसे डेबिट साइड पे होना चाहिए 850 माइनस 350 कितने का एक्सपेंस है 500 का, इट शुड बी ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। मेंटेनेंस सर्विस रेवेन्यू, और रेवेन्यू का बिहेवियर क्या होता है क्रेडिट, इसलिए ये क्रेडिट साइड पे आएगा कितनी अमाउंट से 4500 प्लस 700 माइनस 1250, ये बेटे आपके पास आएगा 3950। उसके बाद पैटी कैश, कैश का अकाउंट है, कैश का अकाउंट आपका एसेट का अकाउंट होता है। इसमें कितना बचा, कैशियर को 300 दिया, 250 उसने स्पेंड कर लिया, 50 हमारे पास बचा, वो यहां लिख दिया। यूटिलिटी बिल्स की तरफ चलें तो ये जनाब आपके एक्सपेंसेस हैं 250 प्लस 45 माइनस 20, एक्सपेंस आ रहा है 275 का, एक्सपेंसेस भी डेबिट होते हैं। 1450 माइनस 150 किया 1300 की वेजेस एंड सैलरीज का एक्सपेंस है, क्योंकि ये एक्सपेंस है इसलिए ये भी ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे। ड्राइंग्स का बिहेवियर भी हमेशा डेबिट होता है, इसलिए देखो इसको भी डेबिट साइड पे लिख दिया। ऑफिस रेंट एक्सपेंस है, इसलिए ये भी डेबिट होगा। ये एक्सपेंसेस क्वार्टर का कितना बनता है 300। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जनाब, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं 600 के। अब ये एक्सपेंस नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, एडवांस एक्सपेंसेस हैं। और एडवांस एक्सपेंसेस के बारे में हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जितने भी एडवांस एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके एसेट्स होते हैं, इसलिए इसकी अमाउंट कौन सी साइड पे आनी चाहिए, डेबिट साइड पे। बैंक चार्जेस 15 एक्सपेंस है, तो लीजिए मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया। मशीन नॉन करंट एसेट, डेबिट साइड पे 240। सप्लाईज पेएबल, जो चीज भी पेएबल है बेटे वो आपकी लायबिलिटी है, इसलिए कौन सी साइड पे, क्रेडिट साइड पे। सप्लाईज की इन्वेंट्री, इन्वेंट्री किसी चीज पे की भी हो, इन्वेंट्री किसी चीज की भी हो, वो आपका करंट एसेट होता है, इसलिए कौन सी साइड पे, डेबिट साइड पे। रिफंडेबल एडवांसेस, वो पैसे जो आपको कहीं ना कहीं से वापस मिल जाएंगे, वो हमेशा क्या होते हैं, रिसीवेबल होते हैं। और जो चीज भी रिसीवेबल होती है वो आपका राइट है, और जो राइट होता है वो आपका करंट एसेट है। इलेक्ट्रिसिटी पेएबल, ये जनाब इलेक्ट्रिसिटी का 45 का बेनिफिट ले चुके थे, बिल अदा नहीं किया था, लायबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट साइड पे। पैटी कैश एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे। एडवांस सैलरी एक्सपेंसेस, अगर बेटे आपके पास एडवांस हो तो जितने भी एडवांस एक्सपेंसेस होते हैं वो आपका करंट एसेट होते हैं, इसलिए डेबिट साइड पे। बैंक चार्जेस पेएबल हैं, तो बेटे क्योंकि पेएबल है, लायबिलिटी है, इसलिए कौन सी साइड पे, क्रेडिट साइड पे।
मेंटेनेंस रेवेन्यू आपके लिए रिसीवेबल था। अब रिसीवेबल है इसका मतलब डेबिट एसेट है। एडवांस रेवेन्यूज, बेटे जो रेवेन्यूज आपके लिए रिसीवेबल होते हैं वो एसेट होते हैं, और जो एडवांस है उनके केस में आपने बेनिफिट देना होता है, ये आपकी लायबिलिटी होते है। एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन का 60 डेबिट हो जाएगा। ये डेबिट साइड पे लिख दिया, और मशीन की डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस भी डेबिट लिख दिया। जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस होती हैं, प्रोविजंस होती हैं, इनका बिहेवियर हमेशा क्रेडिट होता है, इसे आपने क्रेडिट साइड पे लिखना है। 60 एंड 12। चलें जनाब, तमाम एडजस्टमेंट्स कर ली हैं। अगर हमारे क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है, लेट्स टोटल करते हैं। बोथ साइड्स शुड बी इक्वल। तो चलिए पहले डेबिट साइड का टोटल करते हैं, आप भी कीजिए, मैं भी करती हूँ। 4350 प्लस 1200 प्लस 500 प्लस 50 प्लस 275 1300 390 300 plus 600 15 240 350 20 250 and 150 700 60 and 12। ये आ रहा है 10762। चलें जनाब, अब क्रेडिट साइड का भी टोटल करते हैं। फाइव टू 40 प्लस 39 50 प्लस 200 प्लस 45 प्लस 5 प्लस 1250 प्लस 60 and 12। yes 10762 टोटल इक्वल है। तो जनाब इसका मतलब है जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं हम उनका डबल इफेक्ट सही से ले पाए, जिसने हमारे ट्रायल बैलेंस को इक्वल कर दिया। जी बेटे, until this point, until this question, if you have any query, you may raise your hand. Soheb Bajwa, wait. Okay बेटा। जी सोहेब। मैम सबसे पहले तो ये एक बार एक्सपेंस का बता दें कि ये डेबिट में क्यों होता है। उसका नॉर्मल बिहेवियर डेबिट है बेटे, उसका रूल है डेबिट क्रेडिट का। मैम एक्सपेंस वगैरह तुम्हारे ये कैपिटल में से नहीं माइनस होते बेटे? वो जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर करते हैं ना, हमारे रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस का अलग से अकाउंट ओपन नहीं करते, तो मजबूरी हो जाती है कि रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस का हम इफेक्ट डायरेक्टली कैपिटल पे शो करते हैं। लेकिन एक्चुअल में रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस के अलग से अकाउंट ओपन किए जाते हैं, जर्नल में, लेजर में, ट्रायल बैलेंस में, और वो अलग से इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं। वहां से उनको नेट ऑफ करके जो प्रॉफिट लॉस आता है वो हम बैलेंस शीट में लेकर जाते हैं। और मैम ये यूटिलिटी बिल्स और रिफंडेबल एडवांसेस, यूटिलिटी बिल्स, आपने ना यूटिलिटी बिल्स के अंगेज में भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया ना, जब बिजनेस स्टार्ट किया आपने बिजली का मीटर भी लगवाया, गैस का भी लगवाया, टेलीफोन का नंबर भी लिया, तो जब जनाब ये काम करते हैं हमें कुछ एडवांसेस देना पड़ते हैं। वो जो एडवांसेस होते हैं वो हमें वापस मिल जाते हैं। कब मिलेंगे? जब तक हम उनकी सर्विसेज को यूज करें, ओके। जब हम उनकी सर्विसेज को कट ऑफ करेंगे तो वो हमें एडवांस दिया हुआ वापस मिल जाएगा। ऐसे पैसे जो हमें वापस मिल जाने हैं वो कभी भी एक्सपेंस का पार्ट नहीं होते, हम उन्हें रिसीवेबल के नाम से अलग रिकॉर्ड करते हैं कि हमें वापस मिल जाएंगे। जो पैसे वापस मिल जाने वो रिसीवेबल, और जो चीज रिसीवेबल होती है वो हमारा एसेट होती है। ओके। और मैम वो आपने कल क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था, उसमें हमने शॉप फिक्सचर का अलग अकाउंट खोला था और परचेसेस का अलग। किसका? दोबारा से बोलो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया? शॉप फिक्सचर्स का अलग अकाउंट खोला था हमने और परचेसेस का अलग खोला था।
मुझे शॉप तो फिक्सचर की समझ आती है, अगला लफ्ज क्या बोल रहे हो मुझे वो समझ नहीं आ रही। परचेसेस। हाँ देखो बेटे, शॉप फिक्सचर हमने परचेज किए बिजनेस यूज के लिए, वो मेरा नॉन करंट एसेट है, उसका अकाउंट अलग ओपन, नॉन करंट एसेट जब भी खरीदते हैं यूज करने के लिए उनका अकाउंट अलग से ओपन करते हैं बाय इट्स नेम। लेकिन जो ऐसी चीजें जो ट्रेडेड गुड्स होती हैं जिनको आप बेचने के लिए खरीदते हो, उनका अकाउंट बाय नेम अलग से ओपन नहीं होता है, उनका अकाउंट हम परचेसेस के नाम से ओपन करते हैं। जी मैम। और मैम ये आज आपने जो क्वेश्चन करवाया है इसके हमने ये आज की असाइनमेंट इसके में आगे आपको बताती हूँ, देखो आज का क्वेश्चन ये डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस बनाना, ये क्वेश्चन ऐसा रेयर मिलता है। आप बाकी स्टूडेंट्स भी सुन लीजिएगा, ये क्वेश्चन बेटे आप लोगों ने खुद से दोबारा प्रैक्टिस करना है, यही आपकी आज की असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 आपने खुद से सॉल्व करना है। तो मैम हम इसी तरह पेपर में भी सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट लगा के, ये हाँ पेरेंथेसिस में, हाँ इस तरह वर्किंग शो करके, बिल्कुल ओके मैम। ओके हो गया। अच्छा बेटा बाकी स्टूडेंट के क्वेश्चंस रह गए हैं, टाइम ओवर हो चुका, आप लोग क्वेश्चंस अपने पास होल्ड रखिएगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों से नेक्स्ट के लेक्चर में आपके क्यूरी सॉल्व कर दूंगी या व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाइएगा, ठीक है? ओके जी, और आज की असाइनमेंट क्या है, इसी क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।